मई से भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि भारत को चीन और तुर्की के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा। क्योंकि जैसे ही भारत सरकार की ओर से, भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई, वैसे ही चीन और पाकिस्तान के तमाम जो सहायता वाले पॉइंट्स थे वो भी निकल के सामने आ गए। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह रही कि भारतीय स्वदेशी हथियारों ने चीन और तुर्की के हथियारों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। चीन से खरीदे हथियारों पर पाकिस्तान को बड़ा गुमान था। पाकिस्तान को लगता था कि युद्ध होगा तो चीनी हथियार भारत पर भारी पड़ेंगे, तबाही मचा देंगे। लेकिन चीनी हथियारों को भारत के स्वदेशी हथियारों ने ऐसी धूल चटाई कि पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। कभी पूरब से ड्रोन गिरा तो कभी पश्चिम से मिसाइल आई और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के ऐसे चीथड़े उड़े जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। वैसे तो चीन अपने हथियारों की बराबरी अमेरिका के हथियारों से करता है, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों ने चीन के वो सभी हथियार तबाह कर दिए जो उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिए थे। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 डिफेंस सिस्टम दिया। यह एक सतह से हवा में मार करने वाला चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान में हमले किए तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ही जैमर से जाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जमकर तबाही मचाई। पाकिस्तान इस जंग में चीन से मिले HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल में 70 किलोग्राम तक वॉरहेड होता है और यह विमान रोधी मिसाइल प्रणाली किसी भी लड़ाकू विमानों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन राफेल की रफ्तार और सुखोई को चीनी HQ-16 नहीं रोक सका। भारत ने जहां चाहा वहां पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा दी। भारत ने जब पाकिस्तान में बम बरसाए तो जवाब में चीन ने अपनी PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। लेकिन भारत के आकाश मिसाइल प्रणाली और S-400 ने चीन की PL-15 मिसाइलों का दम निकाल दिया। नतीजा यह निकला कि खेतों में PL-15 मिसाइलों का कबाड़ मिला। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए चीन के JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। JF-17 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह कई तरह की मिसाइलें और बम गिरा सकता है, लेकिन भारत के राफेल और सुखोई ने JF-17 को मौका ही नहीं दिया कि वो कोई हरकत कर पाता। और जो JF-17 फाइटर जेट भारत में घुसे उन्हें भारत ने तबाही मचाने से पहले ही मार गिराया। पाकिस्तान जब चीनी हथियारों से मुकाबले में पिछड़ने लगा तो उसने अपने सदाबहार दोस्त तुर्की से मदद मांगी और इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने तुरंत पाकिस्तान की मदद की। इहा और इहाव 2 ड्रोन दिए, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से तुर्की ड्रोन को कबाड़ बना दिया। बल्कि जवाबी हमले में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों के मारे जाने की खबर है। भारत ने चीन की सैटेलाइट को चकमा दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने चीनी हथियार इसलिए फेल हो गए क्योंकि भारत के पास चीनी टेक्नोलॉजी से कहीं अच्छे तकनीक वाले विमान हैं। पाकिस्तान जहां 81% हथियार चीन से खरीदता है तो भारत के पास अमेरिकन, रशियन और इजराइल से खरीदे हथियार हैं जो काफी एडवांस हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार बेचे हैं उनकी रेंज काफी कम है। जैसे चीन ने पाकिस्तान को जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है उसकी रेंज 125 किलोमीटर है, जबकि चीन के पास जो अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भारत के स्वदेशी हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पाकिस्तान का यार मार खा चुका है। चलिए हम आपको बताते हैं चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जो जानकारी है वो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, जो कि फेल हो गया। यानी कि पहला पड़ाव ये था जहां ये फेल हो जाता है। दूसरा पड़ाव जो है चीनी ड्रोन से संबंधित है, विंग लुंग 2 ड्रोन, और इसके जरिए भी पाकिस्तान ने सभी नापाक हरकत की, उसे भी नेस्तनाबूद किया गया। अब चीनी मिसाइल की बात करते हैं, PL-15 मिसाइल, और इस मिसाइल की अगर बात करें तो यह भी ध्वस्त कर दी गई। चीनी हथियारों की अगली सूची में CM-400 AKG सुपरसोनिक मिसाइल थी, यह भी इसने भी दम तोड़ दिया भारत की जमीन पर। अब इसके बाद चीन के विमानों की अगर बात करें, J-10C जो कि लड़ाकू विमान है, लेकिन यह भी भारत की सरहद में प्रवेश नहीं पा पाया। इसके बाद चीनी सैटेलाइट ने भी दम तोड़ा, पाक को डेटा शेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। यानी कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और चीन की सारी हरकतें धराशायी हो गई। तो पाक का यार जो चीन है वो किस तरीके से मार खा गया, ये एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाक को डेटा शेयर करने की इसने कोशिश की सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान को डेटा शेयर करके सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दी जाए, लेकिन हम आपको बताएं कि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक लश्कर के कमांडर को, एक और कमांडर को मार गिराया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या अब लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी खतरे के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं? अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर हाफिज सईद के आने की आशंका से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। मुरीदके में लश्कर मुख्यालय पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हाफिज पाकिस्तान सेना की कड़ी सुरक्षा में है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है, और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी, हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेज करता जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज सईद, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लोग भी सड़कों पे, मतलब सड़कों पे तो खैर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होता है हमेशा कि इसको छोड़ो। हाफिज सईद इस वक्त खाली टेक्निकल कस्टडी में है, वैसे भी वो कस्टडी में नहीं है, और टेक्निकल कस्टडी मतलब सिक्योरिटी कस्टडी में है। वो बिल्कुल सेफ लोकेशन में उसको अंडर हैवी सिक्योरिटी रखा है। अगर गलती से उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये एक किस्म का उसकी मौत का फरमान होगा। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा, तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से कोई सुसाइड ड्रोन हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबका नंबर बारी बारी से आ रहा है और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या सबका गेम ओवर तो हो गया?
अब की बार क्या हाफिज का नंबर है? और लेकिन हाफिज के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। अप्रैल 2025 कारी एजाज आबिद, यानी कि ये जो शख्स जिसको तस्वीर देख रहे हैं आप, ये करीबी था हाफिज सईद का। इसके अलावा बात करते हैं लश्कर के आतंकी की जिसका नाम है फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, जो 5 मार्च 2025 जिसका इसका नंबर आया था और ये मारा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 के मार्च के महीने की, जहां पे मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था, जो अब अब खत्म किया जा चुका है। इसके बाद नंबर आता है मौलाना काशिफ अली का, जो कि लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल शाखा का ये चीफ था। इसके बाद देखिए अगला नंबर किसका आया, अदनान अहमद का। इसके बाद अगला नंबर आया रहीम उल्लाह तारिक, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर आया अकरम गाजी का, लश्कर का ये आतंकी है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। ख्वाजा शाहिद लश्कर का आतंकी। इसके बाद हम बात करेंगे दाऊद मलिक की, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी था, ये भी ढेर हो चुका है। इसके बाद आतंकी रियाज अहमद। ये चेहरे जो देख रहे हैं आप, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। बशीर अहमद पीर हिजबुल का ये आतंकी है। जहूर इब्राहिम जैश का आतंकी, जिसको 2022 में ढेर कर दिया गया। तो ये जो चेहरे हैं, चाहे वो लश्कर के हों चाहे वो हिजबुल के हों, सबको एक एक करके बीते कुछ सालों में यहाँ पे ढेर किया गया। और सवाल खड़े होते हैं कि क्या अगला नंबर अब हाफिज सईद का है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हाथों पिटाई के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कंगाल में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आईएमएफ ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी रखने के लिए पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्तें रखी हैं, जो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को लगा एक और बड़ा झटका। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर टेंशन में आ गया आईएमएफ। पहले लोन दिया, अब आईएमएफ ने 11 शर्तों के साथ दी पाकिस्तान को चेतावनी। भारत से महंगा पड़ा पंगा, अब पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी नतीजा। भारत से बुरी तरह पिटते समय पाकिस्तान ने कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से भीख तो मांग ली थी और आतंक के पनाहगार देश को $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर आईएमएफ ने भी दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब आईएमएफ को शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है और इसीलिए वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। आईएमएफ ने आज जो लोन पाकिस्तान को मिल रहा था उसके लिए 11 नई कंडीशंस लगा दी हैं। ये भारत की डिप्लोमेसी की सक्सेस है कि जिस प्रकार हमने प्रेजेंट किया कि आपका पैसा टेररिज्म में जा रहा है, इस सब को देखते हुए, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भारत के साथ जो आपका मतलब जो खराब रिश्ते चल रहे हैं उससे आपकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की गई है और इसके बाद पाक पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो चुकी हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें बड़ी शर्तें हैं। 17.6 ट्रिलियन के संघीय बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त, 5 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति हो। बता दें कि वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है। आपको पुरानी कारें भी खरीदने पे जो आपने रोक लगाई थी वो भी हटानी पड़ेगी, यानी कि दुनिया भर से जो सेकंड हैंड कार का मार्केट है वो पाकिस्तान में डंप करेंगे। जो थोड़ा बहुत उनकी इकोनॉमी चलती थी उसका भी मतलब गिरावट होने वाली है। भले ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दे दिया, लेकिन भारत ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह आईएमएफ
द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। फिलहाल IMF की नई 11 शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान को अब न केवल इन शर्तों को पूरा करना होगा, बल्कि भारत से आगे कोई भी पंगा नहीं लेना होगा, वरना उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।